नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास और नए कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। भारतीय लोकतंत्र में आज का दिन एक काले दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। आज न केवल लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार किया गया, बल्कि लोकतंत्र के मंदिर को धक्का भी पहुंचा है। आज संसद परिसर में सांसदों के बीच धक्का मुक्की हुई, जिनमें बीजेपी के 2 सांसद गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन सबसे चिंता और शर्म की बात यह है कि धक्का देने और सांसदों को घायल करने के आरोप किसी और पर नहीं, बल्कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर लगा है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी बीजेपी सांसदों के प्रदर्शन में घुस आए और उन्होंने सांसदों को धक्का दिया, जिसमें 2 सांसदों को गंभीर चोट आई है। आज पूरा सच में हम आपको इस कलंकित कांड का पूरा सच बताएंगे। आज आपको यह भी बताएंगे कि आखिर किस महिला सांसद ने कहा है किस हाथापाई के दौरान राहुल गांधी उनके इतने करीब आ गए थे कि एक महिला होने के नाते उन्हें बेहद असहज महसूस हुआ। यह राहुल गांधी पर लगा अब तक का सबसे गंभीर आरोप है। आज पूरा सच में हम पड़ताल करेंगे कि आखिर राहुल गांधी को आजकल इतना गुस्सा क्यों आता है, आखिर वो क्यों परेशान है, उनकी चिंता क्या है, उनकी कुंठा क्या है कि वो आए दिन इस तरह अपना आपा खो देते हैं। तो बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो आइए सबसे पहले तो आपको यह बताते हैं कि लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाली घटना कैसे घटी। आज सुबह की बात है, समय था करीब 10:30 बजे। जगह थी संसद भवन का परिसर। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के पास कांग्रेस और विपक्ष के सांसद धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे भी शामिल थे। वहीं संसद भवन के अंदर जाने वाले मकर द्वार के एक तरफ बीजेपी के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, और प्रत्यक्षदर्शियों में, जिसमें सांसद भी हैं और पत्रकार भी हैं, उनके मुताबिक विपक्षी सांसदों का काफिला मकर गेट की तरफ बढ़ने लगा। इन सांसदों के हाथों में पोस्टर थे, ये नारे लगा रहे थे। इस काफिले का नेतृत्व एक तरह से राहुल गांधी ही कर रहे थे। बताया गया कि राहुल गांधी और उनके साथी सांसद मकर गेट से संसद भवन के अंदर दाखिल होने के बजाय बीजेपी सांसदों के बीच में जा घुसे। बीजेपी का आरोप है कि इसके बाद राहुल गांधी और अन्य सांसदों ने बीजेपी सांसदों के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। इसी धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए हैं। 70 साल के प्रताप चंद्र सारंगी का आरोप है कि राहुल गांधी ने एक बीजेपी सांसद को धक्का दिया और वो सांसद सारंगी पर गिर गए। सारंगी के सर पर गहरी चोट आई है, उन्हें खून भी निकला है और अस्पताल में उन्हें टांके लगाए गए। आरोप है कि फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को राहुल ने धक्का मारा और वो सारंगी के ऊपर गिर गए। इस घटना में राजपूत भी घायल हुए। उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। वहीं बीजेपी की नागालैंड से महिला सांसद एस फोंगनोंग कोन्याक ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से शिकायत की है कि राहुल गांधी ने उनके साथ मिसबिहेव किया है। कोन्याक ने आरोप लगाते हुए कहा है कि राहुल गांधी उनके पास आए और उन्हें धक्का दिया। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि धक्का मुक्की की शुरुआत बीजेपी की तरफ से हुई और इसमें कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को चोट भी आई। आइए देखते हैं इस घटनाक्रम के ठीक बाद का वीडियो, जिसमें बीजेपी सांसदों और राहुल गांधी को आपस में बहस करते हुए देखा जा सकता है। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? तो इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि इस धक्का मुक्की में महिला सांसदों को भी नहीं बख्शा गया। बीजेपी की महिला सांसद फोंगनोंग कोन्याक ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि राहुल गांधी उनके इतने करीब आ गए थे कि एक महिला होने के नाते
वो बेहद असहज महसूस कर रही थी। उन्होंने अब राहुल गांधी की शिकायत राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से कर दी है। वहीं सभापति धनखड़ ने कहा है कि महिला सांसद कोन्याक उनके पास रोते हुए आई थी और वो गहरे सदमे में दिख रही थी। वहीं बीजेपी की महिला सांसद कोन्याक ने कहा है कि राहुल गांधी ने उनकी गरिमा और आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंचाई। आज हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था, तो लीडर ऑफ ओपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा। फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग। ये ऐसे नहीं होता है, आज जो हुआ है बहुत दिल दुख हुआ है। तो ऐसे हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहा था आगे आके, वो ग्रुप में था तो आगे आके ऐसे थ्रेटन करना वो अच्छा नहीं लगा आज। इसलिए मैंने कंप्लेन भी दिया है चेयरमैन को, उसके प्रोटेक्शन सीख करके। हमारी बहन कोन्याक जो महिला सदस्य इस हाउस की है, उसको जिस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने धक्का दिया, वो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के बराबर है और ये प्रिविलेज का विषय है। I have received a communication from Konyak, Honorable Member Parliament, and she has met me in my chamber also. I am looking into it. She was literally in tears. According to her, she could never believe that as a lady member, she would have to suffer so much at the hands of another member parliament. तो आपने सुना कि इस धक्का मुक्की के बाद बीजेपी की महिला सांसद किस कदर सदमे में आ गई कि वो रोते हुए शिकायत करने राज्यसभा के सभापति के पास पहुंची। अब हम आपको सुनाते हैं इस घटना में जख्मी हुए बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी का वो बयान जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया और वो सांसद उन पर गिर गए, जिसमें उन्हें चोट पहुंची। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी संसद परिसर में हुई शर्मनाक घटना का पूरा ब्यौरा सुनाया है। खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा। ये जो मकर द्वार है, ये लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के आने जाने का एक स्थान है। ये जब से सत्र चला तब से वो आंदोलन कर रहे हैं, प्ले कार्ड लेकर के भी आ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, सांसदों को आने से रोक रहे हैं। तो आज पहली बार एनडीए और बीजेपी और एनडीए के साथियों ने आज यहाँ प्रदर्शन किया, तो उनको लगा कि ये तो हमारी जागीर है। ऐसा थोड़ी होता है, सभी सांसदों को अगर तुम कर रहे हो तो प्रदर्शन, वैसे वो प्रदर्शन की जगह नहीं है, लेकिन तुम कर रहे हो तो फिर हमारे भी सांसदों ने आज वहाँ किया। तो वो तो जैसे देखें कि भी एकदम शारीरिक प्रदर्शन करते हुए, धक्का मुक्की करते हुए आए, चीरते हुए भीड़ को, जबकि रास्ता था आने जाने का। तो उनको ऐसा शारीरिक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए ना, वो एलओपी है, जिम्मेदारी भी समझे। और फिर जब लग गई, प्रताप चंद्र सारंगी जी और निशिकांत दुबे जी ने कहा भी इनके लग गई चोट, आगे आप ऐसे कैसे कर सकते हो, तो उनको देखने भी नहीं गए, मानवता भी नहीं है। तो संसद परिसर में हुए इस धक्का मुक्की कांड को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर कई धाराओं में केस दर्ज करवाया है और थाने में शिकायत दर्ज करवाने के बाद बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी को कानून का उल्लंघन करने की आदत है और इस घटना के बाद भी राहुल गांधी का अहंकार नहीं टूटा है। अनुराग सिंह ठाकुर के साथ शिकायत दर्ज कराने के लिए बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज भी पहुंची थी। आइए सुनते हैं दोनों ने क्या कहा। हमने सेक्शन 109, 115, सेक्शन 117, सेक्शन 125, सेक्शन 131 और सेक्शन 351 के अंतर्गत उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है। आप राहुल गांधी जी का वो वीडियो देखिए, राहुल जी की वो अहंकार, वो अत्याचार करने के बाद भी उनका अहंकार कम नहीं हुआ और ये अहंकार इतना था कि एक सांसद को जो सिर पर गंभीर चोट लगी, खून निकल रहा था, उनका हाल भी नहीं पूछा। वो जानते थे कि एनडीए के पीसफुल प्रोटेस्टर्स सीढ़ियों पे खड़े थे, धक्का मुक्की में उनको चोट लग सकती थी, लेकिन
तो भी अहंकार के साथ और दुर्भावना के साथ, मलिशियस इंटेंट के साथ और नॉलेज के साथ वो तो भी भिड़ते चले गए और उनके इस रवैये के कारण हमारे दो साथियों को गंभीर चोट आई है और दोनों के दोनों अभी भी अस्पताल में हैं। तो संसद परिसर में धक्का मुक्की और उसके बाद राहुल गांधी पर लगे गंभीर आरोप और फिर मचा बवाल, और वो भी ऐसा कि कांग्रेस और बीजेपी नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर अभी तक जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सत्ता पक्ष की तरफ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाला। वहीं प्रियंका गांधी भी भाई राहुल गांधी के बचाव में उतरी। आप भी सुनिए संसद परिसर में मचे दंगल पर किसने क्या कहा। आपने तो टीवी पे देखा होगा उनका व्यवहार, तो जब मालूम नहीं पड़ा, इतनी तो शिष्टाचार किसी सामान्य आदमी के पास भी होती है। ये तो एक उच्च लीडर ऑफ ऑपोजिशन के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे, इतना भी शिष्टाचार नहीं कि माफी मांगे, इतना भी शिष्टाचार नहीं कि चिंता करें उनको क्या चोट लगी है। पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा, ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की। कौन सा कानून राहुल गांधी को वो ताकत दिया है कि वो आकर के दूसरे एमपी को धक्के मार करके चोट पहुंचाने का? वो नेता प्रतिपक्ष है, क्या कोई ऐसा धक्का बॉक्सिंग मार करके एमपीज के साथ व्यवहार करेंगे? राहुल जी B.R. अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। उन्होंने जो किया वो सबने देखा है और मैं बार बार कह रहा हूं कि हम उनके पास नहीं गए थे। हमारे सांसद जहां विरोध प्रकट कर रहे थे उनके बीच में जाके वो घुसे। सारी चीजें साफ है, सच्चाई साफ नजर आ रही है और मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि ऐसा व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहने के लायक नहीं है। तो आखिर राहुल गांधी को इन दिनों इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत एग्रेसिव नजर आ रही है। बात बात पर गुस्सा हो जाना, विपक्ष के नेताओं के अलावा सवाल पूछने वाले पत्रकारों पर भी भड़ास निकालना, यह राहुल गांधी का शगल बन चुका है। अभी हाल ही में गृहमंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में चुटकी लेते हुए कहा था कि राहुल गांधी पहले ऐसे इंसान हैं जो हर पराजय के बाद और भी ज्यादा अहंकारी हो जाते हैं। आखिर राहुल गांधी के इतने गुस्से, बौखलाहट और कुंठा की वजह क्या है? दरअसल इसकी वजह है बीते कुछ दिनों में उन्हें मिले राजनीतिक झटके। आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि राजनीति के अखाड़े में राहुल गांधी पर इन दिनों क्या बीत रही है। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा चुनाव की। लोकसभा में 99 सीटें जीतने के बाद राहुल गांधी को लग रहा था कि वो आने वाले चुनावों में भी ये प्रदर्शन दोहरा देंगे, लेकिन उन्हें पहला झटका जो लगा लोकसभा चुनाव के बाद वो हरियाणा में लगा। राहुल गांधी को कांग्रेस की जीत का पूरा यकीन था, लेकिन हरियाणा की हार ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। अभी राहुल हरियाणा की हार से उबर भी नहीं पाए थे कि उन्हें अगला झटका लगा महाराष्ट्र में। महाविकास आघाड़ी में लड़ झगड़ कर कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन हुआ क्या? कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें हार गई अपने पूरे इतिहास में। जी हां, पूरे इतिहास में कांग्रेस का महाराष्ट्र में यह सबसे खराब प्रदर्शन रहा और इस हार के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े हो गए। हरियाणा और महाराष्ट्र की हार के साथ साथ राहुल गांधी को इंडी गठबंधन में भी अपने सबसे करीबी अखिलेश यादव की दोस्ती भी जो है उसमें दरार आती दिखाई दे रही है। राहुल के व्यवहार के चलते यूपी के इन दोनों लड़कों की राह अब अलग दिखाई दे रही है। चुनावी मैदान में भी अखिलेश ने जो बाय इलेक्शन हुए उसमें राहुल से बिना पूछे सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार उतार दिए। और इतना ही नहीं, संसद में भी अडानी के मुद्दे पर अखिलेश ने राहुल का साथ छोड़ दिया। यही विवाद दोनों में संभल के बीच भी नजर आया। और तो और सपा के कई नेताओं ने राहुल गांधी पर सवाल भी उठा दिए। इसके अलावा
राहुल गांधी की बौखलाहट की एक वजह यह भी है कि वो इंडी गठबंधन पर अपनी पकड़ खोते जा रहे हैं। ममता बनर्जी पहले इंडी गठबंधन की कमान संभालने की इच्छा जता चुकी हैं, लेकिन राहुल गांधी के लिए सबसे खराब सिग्नल यह था कि ममता के नाम पर समाजवादी पार्टी, लालू प्रसाद यादव, शरद पवार और शिवसेना जैसे मजबूत साथियों ने भी ममता के नाम पर सहमति दे दी। जानकारों का मानना है कि अगर अगले कुछ दिनों में ममता और उनके सहयोगी इंडी गठबंधन में तख्ता पलट कर सकते हैं, यानी कांग्रेस को दरकिनार कर सकते हैं। और संसद में राहुल का गुस्सा ऐसे ही नहीं है। इस शीतकालीन सत्र में राहुल गांधी ने कई प्लान बनाए थे सरकार को घेरने के लिए, लेकिन सब धरे की धरे रह गए। पहले अडानी का मुद्दा चारों खाने चित हुआ, फिर राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर माहौल नहीं बन पाया, उसका क्या हश्र हुआ आज हमने देख लिया। फिर आई संविधान पर चर्चा का मौका, जिसमें पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने राहुल को, कांग्रेस को और गांधी नेहरू परिवार का पूरा इतिहास याद दिला दिया, जिसे राहुल हमेशा सुनने से बचते रहे। राहुल कहां तो संसद में बीजेपी को घेरने चले थे, लेकिन जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर सोनिया गांधी को बीजेपी ने घेर लिया। बीजेपी ने जो आरोप लगाए उसका राहुल और सोनिया के पास कोई जवाब नहीं था, और बीजेपी जनता तक ये बात पहुंचाने में कामयाब रही कि राहुल गांधी और कांग्रेस की नीतियां विदेशों में बैठे कुछ लोग बना रहे। कुल मिलाकर जॉर्ज सोरोस का मुद्दा राहुल गांधी और कांग्रेस पर चिपक गया है, और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राहुल गांधी महाराष्ट्र और हरियाणा में हार की खींच निकाल रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। संसद के इतिहास का ये काला दिन है। मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई। ऐसा आचरण आज तक भारत के संसदीय इतिहास में देखा नहीं गया। अगर महाराष्ट्र और हरियाणा में हार गए तो खींच संसद के अंदर क्यों उतार रहे हैं? तो राहुल गांधी का यह गुस्सा कोई एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने और एक साल में पैदा नहीं हुआ। बीजेपी तो कहती है कि पिछले 12 साल में लगातार एक के बाद एक मिली नाकामियों का ही नतीजा है कि राहुल गांधी अब खुलेआम अपनी भड़ास निकालने लगे हैं। बीजेपी तंज कसती है कि राहुल नाम का प्रोडक्ट बार बार लॉन्च किया जाता है और हर बार वो फ्लॉप हो जाता है। राहुल की कैप्टेंसी में कांग्रेस बार बार हार रही। 2012 के बाद से राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अब तक 89 बार चुनाव हार चुकी है, और 89 बार हार का अब साइड इफेक्ट नजर आ रहा है। देखिए 2012 में पहले कांग्रेस यूपी में हारी, पंजाब में हारी, गोवा में हारी। इसके बाद 2013 आया, कांग्रेस त्रिपुरा में हारी, नागालैंड में हारी, दिल्ली में हारी, राजस्थान में हारी, मध्य प्रदेश में हारी, छत्तीसगढ़ में हारी। फिर आया साल 2014। लोकसभा चुनाव के अलावा कांग्रेस हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम में चुनाव हार गई। फिर आया 2015 में कांग्रेस को दिल्ली में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद आया 2016, असम में, केरल में, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 2016 में कांग्रेस चुनाव हार गई। फिर आया 2017 में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में हारी, उत्तराखंड में हारी, मणिपुर में हारी, गोवा में हारी, गुजरात में हारी और हिमाचल प्रदेश में भी बुरी तरह से हारी। फिर आया साल 2018, हालात नहीं बदले। त्रिपुरा में कांग्रेस हार गई, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, तेलंगाना, यहां भी कांग्रेस हार गई। फिर आया साल 2019, जो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लोकसभा चुनाव के अलावा कांग्रेस इस साल आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, हरियाणा, उड़ीसा, सिक्किम और महाराष्ट्र में चुनाव हार गई। फिर आया 2020, स्थितियां नहीं बदली। पहले बिहार में हारी कांग्रेस, फिर दिल्ली में हारी। इसके बाद आया 2021, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस हारी, असम में कांग्रेस हारी, केरल में कांग्रेस हारी, पुडुचेरी में कांग्रेस हारी। 2022 में भी स्थिति नहीं बदली। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस फिर से हार गई, हारना ही था। पंजाब में हार गई, उत्तराखंड में हार गई, मणिपुर में हार गई और गोवा में हार गई। फिर आया 2023, त्रिपुरा में कांग्रेस हारी, नागालैंड में हारी, मेघालय में हारी, राजस्थान में हारी, मध्य प्रदेश में हारी और छत्तीसगढ़ में हारी। फिर आया 2024, लोकसभा चुनाव के अलावा कांग्रेस अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव हार चुकी है। 89 बार कांग्रेस 12 साल में चुनाव हारी है राहुल की कप्तानी में। तो कांग्रेस चुनाव दर चुनाव हारती रही है, लेकिन कुछ सबक नहीं सीखा। ताजा घमासान की शुरुआत भी अमित शाह के राज्यसभा में दिए भाषण के एक छोटे से हिस्से को काटकर दिखाने से हुई, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने ये कल साफ कर दिया कि ये उनके बयान
के संदर्भ को हटाकर दिखाने की कोशिश है। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव के दौरान अमित शाह का एक डीप फेक फर्जी आरक्षण वाला वीडियो कांग्रेस ने वायरल किया था। उस समय भी अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। आइए सुनते हैं गृहमंत्री अमित शाह के दोनों जवाब। कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार अपनी पुरानी पद्धति को आजमाते हुए बातों को तोड़ मरोड़कर और सत्य को असत्य के कपड़े पहनाकर समाज में भ्रांति फैलाने का एक कुत्सित प्रयास किया है। पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था मेरे बयान को एआई का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। उनकी हताशा, निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक किया। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इस कक्षा के व्यक्तियों ने भी इस फेक वीडियो को फॉरवर्ड करने का काम किया। अब स्पष्ट हो चुका है। सौभाग्य से मैं जो बोला था उसका भी रिकॉर्डिंग हुआ था, तो वो रिकॉर्ड हमने सबके सामने रखा। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया और आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता क्रिमिनल ऑफेंस को फेस कर रहे हैं। तो बीजेपी का आरोप है कि आज डॉक्टर अंबेडकर का राजनीतिक इस्तेमाल करने वाली कांग्रेस का यह पुराना इतिहास है कि वो हमेशा से बाबा साहेब का अपमान करती आई है। अब इस मामले में डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू की एक कार्टून की काफी चर्चा हो रही है। इस कार्टून में जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर अंबेडकर को कोड़े मारते नजर आ रहे हैं। आज इस कार्टून का जिक्र केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर किया है। बीजेपी नेताओं ने इस कार्टून के जरिए कांग्रेस को याद दिलाया है कि वो हमेशा से ही डॉक्टर अंबेडकर से नफरत करती रही है। दरअसल मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान 2011-12 में एनसीईआरटी की एक पाठ्य पुस्तक में इस विवादित कार्टून को शामिल किया गया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर अंबेडकर को कोड़े मारते दिखाए गए हैं। इसके बाद बीजेपी ने कड़ा विरोध किया और उसके बाद तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल को माफी मांगनी पड़ी थी और इस कार्टून को उन्हें वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी थी। आइए सुनते हैं 11 मई 2012 को इस विवादित कार्टून को लेकर राज्यसभा में क्या चर्चा हुई थी। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जी का इस कार्टून के माध्यम से घोर अपमान करने वाला कृत्य किया। ये चित्र अगर आप देखेंगे तो इसमें नीचे जो लिखा है, हजारों लोगों की उपस्थिति में नेहरू जी कह रहे हैं उनको कि तुमको संविधान निर्माण के लिए 3 साल का समय दिया था और तुमने 3 साल में उसको पूरा नहीं किया, ये कहकर के कोड़े मार रहे हैं। ये घोर निंदनीय है, घोर आपत्तिजनक है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित एनसीईआरटी की 11वीं कक्षा के कोर्स में पढ़ाने की दृष्टि से बच्चों को भारत के भविष्य को ये विकृत शिक्षा देने का काम जिसने भी किया है, जिसने भी अपलोड किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जब इसकी जानकारी मुझे अप्रैल के शुरुआत में मिली तो मैंने एनसीईआरटी को चिट्ठी लिखी कि ये हमारे मायने में ये आपत्तिजनक है और ऐसा कार्टून खासतौर पे टेक्स्ट बुक में नहीं होना चाहिए। तो कल हमने अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में आपको तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ बताया था कि कब और किस तरह से नेहरू और कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया था। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे 1952 में जब साम दाम दंड भेद का सहारा लेकर कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव हरा दिया था तो उसके बाद क्या हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर तो अपने खिलाफ हुई चुनावी धांधली की शिकायत लेकर कोर्ट पहुंच गए थे। वहीं तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अंबेडकर की हार पर लेडी माउंटबेटन को पत्र लिखकर खुशियां मना रहे थे। यहां इस बात पर भी सवाल उठना चाहिए कि देश की विशुद्ध और आंतरिक राजनीति की बातों को एक विदेशी महिला के साथ साझा करने की आखिर जरूरत क्या थी। तो आइए हम आपको बताते हैं कि नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर के बारे में 16 जनवरी 1952 को लेडी माउंटबेटन को क्या लिखा था। नेहरू का यह पत्र प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 17 के पेज नंबर 35 पर। इस पत्र में नेहरू एडविना माउंटबेटन को लिखते हैं कि समाजवादियों का गठबंधन अंबेडकर की पार्टी से हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि इन लोगों ने जनता में अपना विश्वास खो दिया। अंबेडकर ने हिंदू सांप्रदायिक दलों के साथ समझौता किया। हम बॉम्बे सिटी और बॉम्बे प्रांत में उम्मीद से अधिक सफल हुए हैं। अंबेडकर इस चुनाव से बाहर हो गए।
तो पूरा सच में अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि आखिर कौन है बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी जिनके साथ संसद में हुई धक्का मुक्की। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मान लो आपके बॉस का मैसेज आए कि इमरजेंसी है, अभी का अभी गिफ्ट कार्ड और वाउचर खरीद के पर्सनल मेल पर भेजो, क्या करोगे? भेज दोगे? बॉस, ये बॉस नहीं, बॉस की तस्वीर लगा के फ्रॉडगिरी करने वाले हैं। मैं बॉस का फेवरेट बनना चाहता हूँ, पर मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI सेफ है, पर कोई आपको बेवकूफ बनाना चाहे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और आज संसद परिसर में हुए शर्मनाक हंगामे में बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी घायल हो गए। उन्होंने राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि आज की राजनीति में प्रताप चंद्र सारंगी उन गिने चुने नेताओं में है जिनकी सादगी की मिसाल दी जाती है। प्रताप सारंगी को चोट लगना इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि उनका व्यक्तित्व बेहद शांत और सरल है। उड़ीसा के बालासोर सीट से जीते प्रताप सारंगी आज भी कच्चे मकान में रहते हैं और साइकिल की सवारी करते हैं। प्रताप सारंगी की पहचान जमीन से जुड़े सांसद और समाज सेवी के रूप में है। 2019 में लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद उन्हें नरेंद्र मोदी सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया था। सारंगी वास्तव में जमीन से जुड़े इंसान हैं और बेहद सादगी के साथ जनता के बीच रहकर काम कर रहे हैं। उनके पास संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं है। परिवार में सिर्फ एक मां थी जिनका बीते साल निधन हो चुका है। अपने संसदीय क्षेत्र में सारंगी की पहचान ऐसे इंसान के रूप में है जो धर्म और आस्था से जुड़ा है और निस्वार्थ भाव से लोगों की भलाई के लिए काम करता है। वो बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सारंगी से बहुत प्रभावित हैं। मोदी जब भी उड़ीसा आते हैं उनसे ज़रूर मिलते हैं और मोदी की पहल के बाद ही सारंगी ने राजनीति में कदम रखा था। इससे पहले वो 2004 और 2009 में नीलगिरी विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में उनको ज़रूर हार मिली थी, लेकिन 2019 और 2024 में वो दिल्ली पहुंचने में, संसद पहुंचने में कामयाब रहे। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।